इसके बाद है सेकेंड पॉइंट कि प्रिवेंटिंग फायर एंड फायर स्प्रेड। हम लोगों ने देखा कि फायर के क्या रिस्क हैं, कंसिक्वेंस हैं, लेकिन अब आग को कैसे कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और फायर स्प्रेड ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम कंट्रोल मेजर पे अभी बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल मेजर। तो कंट्रोल मेजर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फायर इन ए वर्क प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल। हम जहाँ तक हो तो जो भी कंबस्टिबल और फ्लेमेबल मटेरियल है जो जल सकते हैं, जिनमें आग लग सकता है, उनके ऊपर ध्यान दें, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे। ठीक है ना, इनको हम कम मात्रा में स्टोर करें, अच्छी जगह स्टोर करें, ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। और साथ में हमने पढ़ा था कि क्या आग लगने के लिए फ्यूल चाहिए, इग्निशन सोर्स चाहिए यानी कि हीट चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए। तो इग्निशन सोर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करें, स्मोकिंग एरिया बना दें, आर्सन वगैरह को रोकने के लिए व्यवस्था, सिक्योरिटी वगैरह टाइट कर दें, है ना। इस तरह से हम लोग क्या है, आग को रोक सकते हैं। साथ में यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिस एटमॉस्फेयर के लिए बना है उसी एटमॉस्फेयर में यूज़ करें, यानी कि हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन है इसके, कौन सा इक्विपमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं ना, स्विच जब दबाएंगे तो उसमें से स्पार्क निकलता है। तो इसके चलते जो है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी क्लासिफिकेशन किया गया कि कौन सा स्पार्क नहीं देगा। तो जो एरिया के लिए जो इक्विपमेंट बना है ना, वैसे ही इक्विपमेंट का यूज़ करें। आगे हम लोग देखने वाले हैं उसके बारे में। सिस्टम ऑफ वर्क, यानी कि हॉट प्रोसेस जो होगा उसके लिए एक सिस्टम बना दीजिए, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक डेवलप करिए। हाउस कीपिंग नहीं होने के चलते बहुत सारे ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल हम आसपास फेंक देते हैं जिसमें आग लगने का चांस रहता है। तो हम लोग हाउस कीपिंग हमेशा अगर रखेंगे तो फायर का चांस नहीं रहेगा, यानी कि जनरल टाइडीनेस होना चाहिए, वेस्ट कंट्रोल और डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल जो है, हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले एलिमिनेट, हम पढ़े होंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जिसमें एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूट और रिड्यूस था, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई था। यही 5 पॉइंट थे ना। तो उसी के अनुसार यहाँ भी हम लोग कंट्रोल मेजर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एलिमिनेट यूज ऑल टुगेदर, यानी कि हम जलने वाला सब्सटेंस का यूज ही न करें, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन संभव नहीं रहता है कई जगहों पे। ये नहीं कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट फॉर लोअर रिस्क, जैसे जहाँ पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वहाँ डीजल यूज़ कर लें, तो आग लगने का चांस कम रहेगा थोड़ा। और उसके बाद मिनिमाइज क्वांटिटीज़, है ना। अगर ये नहीं कर सकते तो क्वांटिटी मिनिमाइज़ कर, जैसे पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं साइड पे और पेट्रोल को हटा नहीं सकते, बिना पेट्रोल के काम नहीं चलेगा, पेट्रोल की जगह पे इलेक्ट्रिकल यूज़ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। या कुछ दूसरा यूज़ कर लें जिसमें आग लगने का चांस कम हो, तो वो नहीं हो सकता। तो हम पेट्रोल की जगह पे डीजल यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन कई जगह पे हम नहीं, डीजल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इंजन की रिक्वायरमेंट है कि पेट्रोल ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डीजल तो लाएंगे, पेट्रोल तो लाएंगे, लेकिन अब कम मात्रा में। जहाँ मान लें कि अगर हम 100 लीटर स्टोरेज कर रहे हैं तो 100 लीटर स्टोर ना करके हम 20 लीटर ही स्टोर करेंगे, है ना। तो अब आग भी लगेगा तो 20 लीटर में ही आग लगेगा ना, और 20 लीटर में आग लगेगा तो 20 लीटर के ही वहाँ पे हीट जनरेट होगा, यानी कि रिस्क क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो स्टॉक कंट्रोल करें, हाउस कीपिंग आसपास में रखें, वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान रखें, और उसके बाद सेफ यूज एंड स्टोरेज इन प्रोटेक्टेड डेडिकेटेड बिल्डिंग, यानी कि पेट्रोल वगैरह या जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सेफ़ हो, प्रोटेक्टेड हो, सिक्योरिटी वगैरह रखें वहाँ पे, और जहाँ पे मतलब कि हर तरह से वो सेफ़ हो, उसके लिए बिल्डिंग उसके लिए डेडिकेटेड बना हो। यानी कि आप आगे देखेंगे ना कि किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल को कैसे स्टोर करते हैं, आप चाहें तो उसका MSDS भी देख सकते हैं कि किसी भी मटेरियल को कैसे स्टोर किया जाए। तो मटेरियल स्टोर करने के लिए क्या है, वो वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए, नीचे ऊपर, और उसके बाद जो है यहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड है, उसके बाद इसको बैरिगेशन होना चाहिए ताकि कोई आए नहीं इसके अंदर में। इसको लॉक से कंट्रोल, कोई दूसरा आदमी ना है, इसके लिए यहाँ पे दरवाज़ा और लॉक लगा दे, है ना। इसके हैं आगे कैसे स्टोर करना है, आइए जानेंगे आगे में। तो कंट्रोल ऑफ कम्बस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल को हम लोग शुड भी, ये जो कोई भी मटेरियल फ्लेमेबल मटेरियल है उसको आउटसाइड स्टोर करना चाहिए, यानी कि ओपन एरिया में, जहाँ पे अगर कुछ लीकेज हो तो
गैस वगैरह जो है बाहर आराम से निकल पाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ गैस को हम लोग स्टोर किए हैं तो बाहर आराम से निकल जाएगा। और स्टोरेज एरिया शुड बी फेंस्ड विद सिक्योर लॉकेबल गेट। ये एरिया जो है फेंस होना चाहिए, फेंस किया गया आप देख ही रहे हैं। और जो गेट लगा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे, शायद यहाँ भी गेट है, इसमें लॉक लगाने की सुविधा है, ठीक है ना। उसके बाद वार्निंग साइन डिस्प्ले, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक वार्निंग साइन डिस्प्ले कर दिया गया है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है। और उसके बाद जो है इग्निशन सोर्स एलिमिनेटेड। आसपास में जब ये दूर ही स्टोर किया जाएगा तो कोई आसपास में इग्निशन सोर्स होगा नहीं, ना ही इलेक्ट्रिकल का कोई इक्विपमेंट होगा, और ना ही कोई आसपास में हॉट वर्क करेगा, ना ही कोई सिगरेट पी के फेंकने के चांस रहेगा। तो बॉटल्स चेन्ड अपराइट, सारे बोतल को जो है ना चेन सीधा करके बांध देना चाहिए ताकि जो है वो गिरे नहीं, उसका नोजल टूटे नहीं। और सेपरेट फ्रॉम अदर बिल्डिंग, और आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उससे सेपरेट हो ताकि आग भी लगे तो इसी में आग लगे और हम आसानी से इसको बुझा देंगे और बगल की बिल्डिंग में स्प्रेड नहीं होगा। तो ये कुछ प्रिकॉशन है। एम्प्टी एंड फुल बॉटल सेपरेटेड, जो एम्प्टी बॉटल है उसको अलग रखें और जो फुल बॉटल है उसको अलग रखें, और या उसके ऊपर मार्क करके अलग अलग रखते हैं ना। ऑक्सीजन बॉटल नॉट बी स्टोर्ड विथ एलपीजी, ऑक्सीजन और एलपीजी को यानी कि फ्यूल और ऑक्सीजन को एक जगह स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों कि अगर किसी कारण बस अगर उसमें आग लगता है ना, तो अगर फ्यूल भी मिले और साथ में बगल में ऑक्सीजन भी मिले दोनों में, तो आग बहुत ही मतलब कि बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बगल से ही मिल रहा है और आग इतना फास्ट फैलेगा ना कि आप रोक नहीं पाओगे। इसीलिए ऑक्सीजन और एलपीजी को अलग अलग जगहों पे स्टोर करना चाहिए, खासकर जो कटिंग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। और रिटर्न टू स्टोर इमीडिएटली आफ्टर यूज़, ठीक है ना। कोई भी बोतल वगैरह इस तरह का हो रिटर्न कर दे स्टोरेज इमीडिएटली आफ्टर यूज़। एक एक्सीडेंट हो गया था कोल में, मैं जहाँ तक मैं फेसबुक में ही देखा था उसका वीडियो, कि एक ऑक्सीजन का बोतल जो है रख दिया गया था ऐसे ही कोल यार्ड में, और एक जो है वो क्या बोलते हैं डंपर आया, और डंपर नहीं डोजर बोलते हैं जिसके वो चेन लगा रहता है, उसके ऊपर चढ़ गया। और चढ़ने से क्या हो गया, सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, है ना। और ब्लास्ट होने से क्या है, ऑक्सीजन तो है ही और साथ में वहाँ पे वो इंजन स्टार्ट है तो उसमें उसको हीट मिल गया, पूरा आग लग गया वहाँ पे, और आग लगने से जो ऑपरेटर था वो जल गया। तो इस तरह का जो है हम लोग अगर सही से यूज़ नहीं करते हैं ना तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब हम लोगों ने फ्यूल के बारे में तो देख लिया कि किसी भी फ्लेमेबल या कम्बस्टिबल मटेरियल को कैसे कंट्रोल करेंगे। 3 चीज़ें थी फायर में, फ्यूल था, हीट था और ऑक्सीजन था। अब सेकेंड जो पॉइंट है कि कंट्रोल ऑफ इग्निशन सोर्स। इग्निशन सोर्स कहने का मतलब क्या, हीट को, ठीक है ना। हीट को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि कहीं फ्यूल रखा हुआ है, एलपीजी रखा हुआ है, उसको हीट ना मिले, इसके लिए जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करेंगे ना उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होना चाहिए, यानी कि एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए। वहाँ पे आसपास में हॉट वर्क जब करेंगे ही नहीं तो आग लगेगा ही नहीं। हॉट वर्क समझते ही हैं, जैसे कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, जिसमें से भी नेट फ्लेम निकले। और स्मोकिंग हम आसपास करने नहीं देंगे, बोर्ड लगा देंगे और सिक्योरिटी भी लगा देंगे, जिसके चलते सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग भी दे देंगे। और कुकिंग एंड हीटिंग अप्लायंस उसके आसपास नहीं रखेंगे जिससे आग नहीं लगेगा। कोई मैकेनिकल हीट यानी कि कोई मशीन वगैरह आसपास में नहीं चलेंगे तो ना फ्रिक्शन होगा ना आग लगेगा। डेलिब्रेट इग्निशन रोकने के लिए हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहाँ रख देंगे जिसके चलते कोई जानबूझ के आग ना लगा पाए। तो यही तो है एक तरीका जिससे हम लोग कंट्रोल ऑफ इग्निशन सोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, जहाँ भी आग लगने का मतलब कि जहाँ फ्लेमेबल लिक्विड वगैरह हैं वहाँ पे, मतलब कि गैस वगैरह लीकेज होने का चांस हो या गैस हो वहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लेमेबल गैस और वेपर, डस्ट, ये सब जो है ना इसके चलते एक्सप्लोजन होता है, मतलब ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। एयर कैन बी एक्सप्लोसिव, यहाँ पे जहाँ भी ये सब रहेंगे यानी कि वहाँ थोड़ा सा भी स्पार्क मिल जाएगा ना तो एक्सप्लोड हो जाएगा। आप देखे होंगे खासकर पेट्रोलियम कंपनियों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी इग्नाइट द मिक्सचर। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उस मिक्सचर में आग लगा सकता है कैसे, अगर सही मतलब कि उस इन्वायरमेंट के लिए नहीं बना हो तो नेशनल लेजिस्लेशन आप देखेंगे घर में क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर अगर लीक हो गया
अगर एक एक एलपीजी सिलेंडर लीक हो गया वहाँ पे, और अगर कोई आके कोई स्विच दबाता है ना, तो जैसे ही स्विच दबाएगा ना तो इसमें पूरे घर में आग लग जाता है। तो क्या है ये, वो इक्विपमेंट जो है उस फ्लेमेबल मटेरियल के लिए नहीं बनाया। हमारे घर का जो स्विच है ना, वो आप देखेंगे जब दबाते हैं ना तो उसमें से स्पार्क दिखता होगा, तो उसके लिए नहीं बना है। लेकिन कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, कंपनियों में आप देखेंगे तो अलग तरह का स्विच आएगा, ठीक है ना। तो इन यूरोपियन यूनियन द अटैक्स डायरेक्टिव है इसके लिए, और इन यूके यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में ट्रांसपोज्ड एज द डेंजरस सब्सटेंस एंड एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर रेगुलेशन 2002 है। ये 2 रेगुलेशन है EU और यूके में, जिसके चलते ये कंट्रोल किया जाता है। तो आइए जानते हैं वहाँ उसके उसके अनुसार आप जोन 0 देखिए 3 जोन में बांटा गया है, जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2, ठीक है ना। कौन सा इक्विपमेंट कहाँ यूज होगा, तो जोन 0 किसको बोलते हैं कि ए प्लेस वेयर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड्स और फ्रीक्वेंटली, जहाँ हमेशा एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर आता है, यानी कि हमेशा एलपीजी लीकेज या गैस लीकेज या कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल लीकेज रहता है हमेशा, या मतलब उसका काम ही ऐसा है कि वहाँ गैस रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे को हम जोन 0 बोलते हैं, यानी कि हमेशा वहाँ पे कभी भी आप स्पार्क करो, कभी भी माचिस का तिल्ली मारोगे वहाँ पे आग लग जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ऐसे एरिए को हम लोग जोन 0 बोलते हैं। और जोन 1 किसको बोलते हैं, ए प्लेस इन विच एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू बी अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन ओकेजनली, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, उसको बोलते हैं जोन 1। जोन 2 किसको बोलते हैं, प्लेस इन विच एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन बट इफ इट डज अकर विल परसिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जनरली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी ऐसा एक मिक्सचर हो सकता है, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन 0 है, उसके बाद जोन 1 है, उसके बाद जोन 2 है। तो देयर आर करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर डस्ट एक्सप्लोजन, फ्लेमेबल जो गैस वगैरह है उसके चलते तो होता ही है, कई जगह डस्ट ऐसे होते हैं ना जो कि एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर बना लेते हैं वहाँ पे। तो जो डस्ट के लिए है ना, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, इसमें 2 और इसमें 2 और इसमें 2 जोड़ दिया गया। आप देख रहे हैं ना कि जोन 20, जोन 21 एंड जोन 22, 2 लगा दिया, मतलब समझ जाइए कि आप डस्ट के लिए है यहाँ पे। तो आइए जानते हैं अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी कैटेगरी बना दिया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो जब आप खरीदने जाएंगे किसी को तो कौन से कैटेगरी का है आप देख लेंगे। जो कैटेगरी 1 का रहेगा इसका मतलब कि ये ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं इक्विपमेंट को जहाँ पे हमेशा फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पे हमेशा एक्सप्लोजिव का चांस हो, और जहाँ कभी कभी ऐसा हो वहाँ पे कैटेगरी 2 का यूज़ करेंगे, और जहाँ बहुत ही ओके मतलब कि अनसर्टेन है ऐसी जगह पे हम लोग कैटेगरी 3 का यूज़ करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि जोन के अनुसार आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये जोन है, आपके यहाँ देखेंगे किस तरह का आपके यहाँ जोन है, और उसके अनुसार इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कैटेगरी का यूज़ करें। तो हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को भी डेवलप करते हैं, खासकर जब हम कोई फायर वाला काम करते हैं तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क परमिट टू वर्क फॉर कंट्रोल ऑफ हॉट वर्क। कोई ऐसे जगह पे हॉट वर्क करने जा रहा है जहाँ पे आग लगने का चांस हो, या कहीं भी हॉट वर्क तो हाई रिस्क एक्टिविटी में ही आता है, और हॉट वर्क करने से पहले आपको परमिट लेना चाहिए, और ये परमिट आपको डेवलप खुद करना है। अगर कंपनी में नहीं है तो आप जब परमिट टू वर्क करेंगे कंट्रोल ऑफ हॉट वर्क को कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में क्या क्या होना चाहिए ये देखते हैं। रिमूवल फ्लेमेबल मटेरियल फ्रॉम द एरिया, जो भी वहाँ पे आग लगने वाला मटेरियल है ना उसको हटा दीजिए हॉट वर्क करने से पहले। कवर आइटम दैट कान बी रिमूव्ड, मान लेते हैं कोई ऐसा जलने वाला चीज़ है जिसको आप हटा नहीं सकते, तो इसके ऊपर फायर ब्लैंकेट डाल दें, एस्बेस्टस क्लॉथ हम लोग डालते थे वहाँ कंपनियों में, तो इसमें डाल दें जिससे कि अब यहाँ पे हॉट वर्क तो होगा लेकिन इसको हॉट नहीं करेगा, इसमें आग नहीं लगेगा। स्वीप द फ्लोर जो है वो क्लीन कर दें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा आग लगने वाला आसपास फ्लोर पे कुछ चीज़ हो तो आग लग सकता है, यानी कि हाउस कीपिंग करवा ले प्रॉपर। डैम्प डाउन वुडन फ्लोर, अगर कहीं वुडन फ्लोर पे काम कर रहे हैं आप, यहाँ पे पटरा बिछा हुआ है लकड़ी का, तो इस पे काम करने से पहले आप क्या करें कि इसको पानी से भिंगा दें,
पानी से भिंगा देंगे तो क्या होगा, इसमें आग लगने का चांस बहुत कम हो जाएगा। प्रोवाइड सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखें, अगर वहाँ पे आपको काम करना है तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें ताकि आग लगे तुरंत इसको बुझाया जा सके। और इंश्योर फायर वॉचर, एक आदमी को यहाँ पे आग को देखने के लिए रखें कि अगर कुछ आग लगेगा तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेगा या होस जो फायर होस पाइप है उसका यूज़ करेगा वाटर का। और उसके बाद चेक एरिया आफ्टर वर्क हैज़ फिनिश्ड, और जब काम कंप्लीट हो जाता है देखिए कहीं आग सुलग तो नहीं रहा है वहाँ पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आग कहीं पकड़ लिया है, आप चले जाएंगे तब उस वहाँ पे फिर आग बढ़ जाएगा। तो एक बार चेक आफ्टर वर्क हैज़ फिनिश्ड। तो इस तरह से हम एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे तो हमें एक्सीडेंट का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। अब बात आ गई गुड हाउसकीपिंग। गुड हाउसकीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो वेस्ट फ्री करते हैं, यानी कि जो भी आसपास में वेस्ट है उसको हम लोग वहाँ न रहे वेस्ट, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, यानी कि हाउसकीपिंग। टाइडी रखते हैं, साफ़ सुथरा। वेल ऑर्डर्ड, यानी कि सारे जो सामान हैं वो अलग अलग जगहों पे सेग्रीगेट करके रखा जाए, जैसे स्पेनर एक जगह, इक्विपमेंट एक जगह, टूल्स एक जगह, है ना, सारे चीज़ जो हैं। उसके बाद पेडेस्ट्रियन रूट्स क्लियर, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ केबल पड़ा हुआ है तो केबल को एक ऊपर से लेके चले गए या एक साइड से लेके चले गए, जिससे अब इसमें ट्रिप हजार्ड नहीं होगा। तो इस तरह से पेडेस्ट्रियन रूट्स क्लियर गुड हाउसकीपिंग में हम लोग करते हैं। अब स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो तो हम कैसे स्टोर करें और कहाँ स्टोर करें। तो कोई भी लिक्विड को स्टोर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे फ्लैश पॉइंट। फ्लैश समझते हैं ना, कि जैसे हम लोग मोबाइल का फ्लैश मारते हैं ना, आप देखे होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए जलता है फ्लैश और फिर बुझ जाता है ना। तो फ्लैश पॉइंट जो है हमें किसी भी लिक्विड का पता होना चाहिए कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कैन फॉर्म इग्निशन मिक्सचर इन द एयर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं द वेपर कैन बी इग्नाइटेड बाई एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स बट कम्ब्यूशन इज नॉट सस्टेन्ड, हमेशा कम्ब्यूशन नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पे इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड रखा है, पेट्रोल डीजल जो भी है ना, कोई भी जलने वाला सामान। अब इसमें जो इन्वायरमेंट का हीट है इसमें लगेगा और लगने से इसमें वेपर निकलेगा, है ना, इसमें से वेपर निकलेगा। और अगर थोड़ा सा भी इसको इग्निशन सोर्स मिलेगा ना तो इसमें तुरंत आग पकड़ लेगा। लेकिन ये आग कंटिन्यू नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए जलेगा फिर बुझ जाएगा, क्योंकि ये उतना टेम्परेचर अभी नहीं मिल पाया है जितना कि इसका बर्निंग कंटिन्यू रहे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, यानी कि ये कुछ समय के लिए जलता है फिर बुझ जाता है। जैसे आप देखे होंगे जब हम आप फास्ट फूड खाते होंगे, चाउमीन वगैरह बनाता है तो उसमें कढ़ाई में भी आग लग जाता है, तेल डाल देते हैं, ज़्यादा तेल हीट हो जाता है ना तो उसमें भी आग लग जाता है, लेकिन फिर वो बुझ जाता है ना। तो फ्लैश पॉइंट भी वैसे ही है, ठीक है। तो आप अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट माइनस में होता है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, या उस अंदर में माइनस में ही होता है। तो पेट्रोल को अगर आप ओपन रख देंगे ना तो उसमें से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप देखे होंगे जैसे ही अगर कहीं पेट्रोल गिरा ना तो पेट्रोल वहाँ नहीं रहता है, उड़ने लगता है ना। तो थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर स्पार्क मिला ना तो आग लग जाएगा उसमें। तो हम लोग फ्लैश पॉइंट का किसी भी लिक्विड को स्टोर करने से पहले फ्लैश पॉइंट का जरूर ध्यान देंगे। और द लोअर द फ्लैश पॉइंट द ईजियर टू इग्नाइट द मटेरियल, जितना फ्लैश पॉइंट कम रहेगा ना वो उसमें उतना जल्दी आग लगेगा, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे जो ज़्यादा फ्लेमेबल लिक्विड है ना, जैसे देखिए लिक्विड आर क्लासिफाइड एज फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, ये 3 क्लास में बांटा गया है किसी भी लिक्विड को। फ्लेमेबल मतलब कि इसका फ्लैश पॉइंट थोड़ा कम रहेगा नहीं ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। हाईली फ्लेमेबल उससे फ्लैश पॉइंट कम रहेगा और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल उसका फ्लैश पॉइंट और कम रहेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे में कि जो हम लोग लिक्विड का कैटेगरी किया गया है, फ्लेमेबल लिक्विड कैटेगरी 3 जिसको बोलते हैं, इसका जो फ्लैश पॉइंट होगा वो 23 से 60 डिग्री के बीच में होगा। यानी कि 23 डिग्री अगर उसको जब टेम्परेचर मिलेगा तब वह ऐसा वेपर देगा जिसमें कि आग लग सकता है, उसके नीचे नहीं, ठीक है ना। और यह इजीली इग्नाइटेड विथ हीट सोर्स जैसे मैच बॉक्स वगैरह से तुरंत ये हीट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम स्टोरेज इन वर्क एरिया, इसमें
250 लीटर से ज़्यादा नहीं स्टोर करना चाहिए, इससे कम ही स्टोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। कैटेगरी 2 में जो है कि हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है और इसका फ्लैश पॉइंट जो है 23 से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है ना 35 से ज़्यादा होता है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में डिफ्रेंशिएट करने का ही बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो आप जानते होंगे कि हम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं ना तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप वाटर को हीट करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे, तो 100 डिग्री के बाद वो क्या हो जाता है, वेपर बनने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो वो है बॉइलिंग टेम्परेचर उस वाटर का। लेकिन हर चीज़ का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके लिए आप नेट में सर्च कर सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम स्टोरेज आपको 50 लीटर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 50 लीटर से कम ही करना चाहिए। और कैटेगरी 1 जो कि एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड में आता है, इसका फ्लैश पॉइंट जो पेट्रोल जो है ना वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड है। फ्लैश पॉइंट इसका आप देखेंगे 23 से कम होता है डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 35 से कम होता है, और वेरी इजी टू इग्नाइट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी एकदम फास्ट आग पकड़ लेगा। तो ये हो गया बांटने का तरीका कि कौन एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, कौन हाईली फ्लेमेबल है और कौन फ्लेमेबल लिक्विड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लैश पॉइंट, ये फ्लैश पॉइंट है और ये ऑटो इग्निशन। कुछ ऐसे टेम्परेचर होता है ना जो अपने आप आग पकड़ लेते हैं उस टेम्परेचर पे। जैसे गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट होता है -43 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है 280 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी गैसोलीन को अगर 280 तक हीट कर दिया जाए ना तो उसमें अपने आप आग पकड़ लेगा। एक ग्रुप एक्सरसाइज है जो कि हम लोग करेंगे। कंसीडर द स्टोरेज फ्लेमेबल लिक्विड एसीटोन और पेट्रोल। ठीक है ना। डिस्कस द सेफ स्टोरेज अरेंजमेंट इफ सबस्टांस वेयर यूज एट वर्क। आपके अगर वर्क पे एसीटोन और पेट्रोल अगर यूज़ किया जा रहा है तो आप कैसे इसको स्टोर करें ताकि जाके इसका अच्छे से स्टोर किया जा सके। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यूज़ मिनिमम क्वांटिटी, जितना कम हो सके उतना क्वांटिटी कम करें। इसमें एक लेबल लगा दे क्लियरली कि यहाँ देखिए पेट्रोल है, ये हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है। मेटल कंटेनर में ही इसको रखें और इसका लीड हमेशा, ढक्कन हमेशा बंद रखें। क्यों? इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो कम होता है और इस तुरंत जो है उसमें क्या होगा, वो उस वेपर बनने लगेगा और उस वेपर में आग लग सकता है। स्पिल ट्रे रखें, अगर किसी तरह का स्पिल हो जाता है तो उस ट्रे में इकट्ठा हो जाए। और आसपास में कोई इग्निशन सोर्स न दें, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट, स्मोकिंग, हॉट वर्क। गुड वेंटिलेशन रखें कि अगर इसका जो वेपर बने वो हवा में जो है वो चारों तरफ चला जाए, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए जिससे आग नहीं लगेगा। और ऑलवेज रिटर्न टू स्टोर। जब भी आपको इसका यूज़ करना है कर लें और स्टोर को रिटर्न कर दें ताकि स्टोर वाला इसको सेफली रख पाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम लोग पेट्रोल या गैसोलीन वगैरह को अच्छे से, हम लोग एसीटोन को अच्छे से रख सकते हैं। अब बात आ गई स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। कैसे स्टोर करेंगे? तो यूज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड। जितना कम हो सके उतना वॉल्यूम को हम लोग अपने साइटों पर रखें। लिक्विड शुड बी इन प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर अच्छा हो, जो हमने अभी बात किया पहले। आइडियली द कंटेनर विल बी मेटल और सेल्फ क्लोजिंग लीड का होना चाहिए, जो अपने आप बंद हो जाए ढक्कन उसका, और मेटल का हो। यूज़ मेटल ट्रे टू कैच द स्पिल। यूज़ ऑलवेज हीट एंड इसको दूर रखें अवे फ्रॉम द हीट सोर्स एंड इग्निशन सोर्स से। और इंश्योर दैट वर्कप्लेस इज़ वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन हो। और रिटर्न कंटेनर टू सेफ स्टोरेज आफ्टर यूज़। ठीक है। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी जितना हो सके उसको रखें, जैसे कि यूज स्मॉल क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी न रखें। स्टोर सील्ड, उसका ढक्कन वगैरह हमेशा बंद हो। फ्लेमेबल कैबिनेट जो है अगर आसपास में मतलब कि ऐसा वाल बना दे जिससे कि आग फैले नहीं, जैसे फायर रिटार्डेंट मेटल का। लॉकेबल लीड डोर्स, क्लियरली साइन लगा दें। स्पिल ट्रे रखें और अवे फ्रॉम द इग्निशन सोर्स। लार्ज क्वांटिटी अगर आपको रखना है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ज़्यादा मात्रा में आपको फ्लेमेबल लिक्विड रखना है तो आपको पर्पस बिल्ड सिंगल स्टोरी फ्लेमेबल स्टोरेज रखें। सेग्रीगेट
केमिकल, अलग अलग केमिकल को अलग अलग जगह पर रखें जिससे कि रिएक्शन होने का चांस ना हो। बिल्टअप ऑफ नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल, ठीक है। लाइट वेट रूफ फॉर एक्सप्लोजन रिलीफ, लाइट वेट रूफ हो जिससे अगर एक्सप्लोजन होता भी है तो रूफ उड़ जाए। बिल्ड आउटडोर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एंड हैविंग फायरवॉल प्रोटेक्शन, फायरवॉल का प्रोटेक्शन दे उसमें। और द स्टोर सुटेबली फेंस्ड इन सिक्योर्ड एरिया, फेंसिंग तो होना ही चाहिए उसका। और ऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंट्रिंसिकली सेफ एंड ऑल अदर इग्निशन सोर्स आर एलिमिनेटेड, ऐसा व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। स्टोर बीइंग वेल वेंटिलेटेड एंड एट हाइट एट लो लेवल, वेंटिलेशन होना ही चाहिए। ऑल एक्सेस डोर लॉकेबल विथ सील टू कंटेन स्पिलेज, ठीक है ना। और उसके बाद एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और सुटेबल फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। रेगुलर चेक फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ स्टोरेज ऑफ सबस्टांस और क्लियर सेफ एक्सेस फॉर फायर सर्विस, एडिक्वेट मीन्स ऑफ एस्केप, अगर आग लगे तो वहाँ से भागने का। तो अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको फ्लेमेबल लिक्विड को स्टोर करना है तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देने हैं। अब बात आ गई कंपार्टमेंटेशन, ठीक है ना। कंपार्टमेंटेशन क्या होता है कि हम अगर मान लेते हैं कि हम स्टोर कर रहे हैं तो कंपार्टमेंट बना दे कि एक कंपार्टमेंट में आग लगे तो उसी कंपार्टमेंट में रह जाए, ये दूसरे कंपार्टमेंट में न जाए। तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर डोर। फायर डोर लगा देते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, अगर 2 रूम है, ठीक है ना, यहाँ पे फायर डोर अगर लगा दें तो अगर इसमें आग लगेगा तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये वाल भी फायर रेसिस्टेंट है और ये डोर भी फायर रेसिस्टेंट है। तो ये क्या होना चाहिए, जो कंपार्टमेंटेशन हम करेंगे तो एबल टू विथस्टैंड फायर फॉर ए सेट टाइम, वो और जो डोर है ना वो 30 मिनट्स तक फायर को रोक सकता है, ठीक है ना। फिटेड विथ सेल्फ क्लोजिंग डिवाइस, यानी कि डोर ऐसा हो कि अपने आप बंद हो जाए। तो इस तरह से क्या है कि अगर आग लगेगा भी तो डोर अपने आप बंद रहेगा तो क्या होगा, आग नहीं फैलेगा। फिटेड विथ इंटूमेंसेंट स्ट्रिप एक्सपेंड्स व्हेन हॉट, ठीक है ना, कुछ ऐसा स्ट्रिप हो जो कि हॉट होने पे क्या हो, ज़्यादा लाइटिंग दे। और फिटेड विथ ए कोल्ड स्मोक सील, जैसे कोल्ड स्मोक सील भी हो, जैसे हीट होने से क्या है ना, इसका जितने भी दरवाजे में जो गैप होते हैं ना वो फील हो जाए, ऐसा होना चाहिए सील की व्यवस्था है। विजन पैनल फॉर फायर असिस्टेंट ग्लास, जो डोर है ना उस डोर के बीच में मतलब इस तरह का है ग्लास लगा हो, ताकि ये ग्लास भी फायर असिस्टेंट हो, ताकि हम देख सकें बिना खोले कि अंदर में आग लगा हुआ है या कोई फंसा हुआ है कि नहीं, इस तरह से। उसके बाद क्लियर लेबल्ड होना चाहिए कि ये फायर डोर है और यहाँ पे फायर कंपार्टमेंटेशन किया गया इस तरह का, वहाँ पे लेबलिंग लगा हो जिससे लोगों को मालूम चले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, हम बिल्डिंग में कई तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कंक्रीट यूज़ करते हैं, हम स्टील यूज़ करते हैं, ब्रिक यूज़ करते हैं और टिम्बर यानी कि लकड़ी यूज़ करते हैं, यही तो यूज़ करते हैं ना घर बनाने में। तो यूजुअली परफॉर्म्स वेल इन फायर, ये कंक्रीट जो है ना ये फायर आग इसमें नहीं लगता है कंक्रीट में जनरली, और ये अच्छा परफॉर्म करता है, इस आग को फैले नहीं देता है। स्टील क्या है, सीवियरली अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर। स्टील क्या होता है, जब हीट होता है ना तो ये बेंड होने लगता है, यानी कि ये कंक्रीट को फाड़ देगा और बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, बेंड होने के चलते जो है ना बिल्डिंगें गिर जाएंगी, है ना। तो स्टील क्या होता है, हीट होने पे फैलता है। ब्रिक वगैरह क्या है कि यूजुअली वेरी रेसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनको आग में ही पका के बनाया गया रहता है, तो ये अच्छा काम करते हैं आग में। टिम्बर क्या होता है कि ये जलता बहुत जल्दी है, तो थिन टिम्बर जो है बर्न क्वाइट क्विकली, जो पतला टिम्बर रहेगा ना, पतला पटरा, तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। लेकिन जो थिक टिम्बर विल सर्वाइव फॉर लॉन्गर, मोटा जो लकड़ी का अगर हो तो तुरंत नहीं जलता है, वो लकड़ी जलने में बहुत समय लेता है। तो मोटा लकड़ी ठीक है आग के लिए, लेकिन ये पतला तुरंत जल के गिर जाएगा। सरफेस ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव फायर परफॉर्मेंस, अगर हम लोग इस सरफेस पे कुछ लगा दें ना, इसके ऊपर पेंट कर दें या इस तरह कुछ लगा दे तो आग में भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। जैसे कि इनकेसिंग ऑफ स्टील इन कंक्रीट, स्टील के ऊपर कंक्रीट लगा दे तो आग में भी वो जल्दी नहीं फैलेगा, उसको हीट जल्दी नहीं मिलेगा। इंटूमेंसेंट पेंट लगा दे उसके ऊपर में, इससे क्या होगा कि उसमें जो है जल्दी नहीं जलेगा।
इंसुलेशन उसके ऊपर लगा दे तो भी वो आग से नहीं जले जल्दी, और वाल कवरिंग कर दें तो वाल कवरिंग कर देंगे तो वाल हीट नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से सरफेस ट्रीटमेंट करके हम फायर परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ये फायर परफॉर्मेंस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आग फैले नहीं, एक ही कंपार्टमेंट में रुक जाए, दूसरे कंपार्टमेंट में न जाए, यानी कि एक रूम में आग लगे तो दूसरे रूम में न जाके उसी रूम में बुझ जाए। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, जैसे इंसुलेशन जो है मस्ट बी फायर रिटार्डेंट, जो हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं वो फायर को रोकने वाला होना चाहिए। और वाल कवरिंग जो है कैन बी फ्लैमेबल, सो नीड टू बी केयरफुली सिलेक्टेड। वाल की जो कवरिंग है, हम देखते हैं जब वाल वगैरह का पेंट करते हैं या इसके ऊपर कवर डालते हैं प्लाई वगैरह का, तो खुद आग लगने वाला होता है। तो बहुत सारे आजकल मटेरियल ऐसे आ गए हैं जो फायर रिटार्डेंट है, उसी का यूज़ करें जिससे कि आग में काफ़ी हेल्प होगा फैलने में, मतलब कि ये रोकेगा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ओपनिंग एंड वॉइड्स, आप देखेंगे घरों में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, ओपनिंग होते हैं, गैप होते हैं, तो इनको फिल करके जो है ना हम आग को रोक सकते हैं। तो ओपनिंग जो है, जैसे कि सर्विस कंड्यूट जो होते हैं, इनको हम सर्विस कंड्यूट जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे हीट HVAC वगैरह का जो है, एयर हैंडलिंग डक्ट जिसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ अगर होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भी आग फैलता है। वाइड्स मतलब क्या होता है, सीढ़ी वगैरह के बीच में गैप होते हैं, बहुत ज़्यादा होल होते हैं, तो स्टेयर वेल जो हैं, वॉइड्स बिटवीन फ्लोर एंड रूफ वॉइड्स, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर जितने भी इस तरह के ओपनिंग रहेंगे ना, इसमें क्या होगा, स्मोक जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और आग फैलेगा, स्प्रेड होगा। इसलिए इन सब को भी सील्ड करना चाहिए, इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्रोटेक्शन जो है कैसे करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग शटर्स लगाए हुए, किसमें, खासकर जो है एयर हैंडलिंग जो डक्ट वगैरह होते हैं, HVAC के जो डक्ट होते हैं, ऐसा हो कि आग लगने में तुरंत बंद हो जाए और आग फैले नहीं इसके थ्रू। और उसके बाद फायर ब्रेक वाल, ऐसे वाल हों जो कि फायर को ब्रेक करे, ठीक है ना। बहुत सारा आता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह में ना, जहाँ पे केबल आता था वहाँ पे हम लोग ऐसे वाल लगा देते थे, जिससे अगर पैनल में आग लगेगा तो ये वायर के थ्रू बाहर नहीं जाएगा, ये वहीं पे रुक जाएगा, उसको फायर वाल बोलते थे। प्रोसीजर टू सील एनी ओपनिंग, जितने भी ओपनिंग है सबको सील कर देना चाहिए विथ फायर रिटार्डेंट फोम। आजकल फोम आ रहा है, फोम डाल देंगे ना तो पूरा भर जाएगा उसमें और उससे आग नहीं फैलेगा और वो जलता भी नहीं है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, कौन कौन, आइए देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, एक तो आपका डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फायर इनिशिएशन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, स्प्रेड देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका प्रिवेंशन ऑफ फायर स्प्रेड कैसे करेंगे, ठीक है ना। फायर प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फायर स्प्रेड, 2 चीज़ हम लोगों ने देख लिया, यानी कि अगर 10.1 और 10.2 हम लोगों ने देख लिया, 10.3 और 10.4 बचा हुआ है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप इस पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं ऐसा डाउट लगता है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उसको क्लियर करूं। और कैसा लगा है ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।